लेक्चर 58 विनायक सर और एक्सीडेंटली किस। अदिति ने त्रियम को अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से धक्का दिया जिससे कि त्रियम अदिति से दूर हट गया। अचानक यूं इस तरह से दूर किए जाने पर त्रियम की आंखें कठोर हो गई। आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसके साथ इस तरह का बर्ताव करने की। ये सोचकर त्रियम ने गुस्से में अपने माथे पर आए बालों को एक झटके में पीछे किया, फिर अपनी गर्दन पर होंठ फिराते हुए दूसरी तरफ देखकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। फिर त्रियम ने एक लंबी सांस ली और अदिति की तरफ देखा, जहां पर अदिति भी अपनी बती हुई सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। त्रियम अदिति की तरफ फिर से बढ़ गया और उससे कुछ दूरी बनाते हुए अपने पैंट की जेब में एक हाथ डालते हुए खड़ा होकर अदिति से बड़े ही एरोगेंट तरीके से बोला, ओह, तो अब तुम्हें मेरे किस करने से भी दिक्कत है? ठीक है, तुम चाहती हो ना कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो ठीक है, हो जाता हूं। त्रियम की बात सुनकर अदिति को शौक ही लग गया। आखिर उसका प्लान उल्टा जो पड़ गया था। उसने सोचा था कि त्रियम को अपने नखरे दिखाएगी और उसे अपने पीछे पीछे घुमाएगी, लेकिन त्रियम के इन शब्दों से अदिति के जज्बातों का तो राम राम हो गया। अदिति ने सोचा नहीं था कि त्रियम उससे इतनी आसानी से दूर हो जाएगा। अदिति त्रियम के पास जाती और उससे कुछ कह पाती कि इससे पहले ही दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही दोनों अपनी अपनी जगह पर रुक गए और दरवाजे की तरफ देखने लगे। वहां और कोई नहीं बल्कि विनायक सर खड़े थे। अदिति को त्रियम के साथ देखकर विनायक सर की आंखें छोटी हो गई और फिर वो अदिति की तरफ देखते हुए बोले, इज एवरीथिंग ऑक मिस भाटिया? उद्धरण चिन्ह। अदिति विनायक सर को वहां देखकर सकपका गई और अब वो सोचने लगी कि कहीं उन्होंने उन लोगों की बातें तो नहीं सुन ली। मगर जब अदिति ने विनायक सर की बात सुनी तब जाकर उसको राहत मिली। फिर अदिति सांस छोड़ते हुए विनायक सर की तरफ देखते हुए बोली, जी सब ठीक है। विनायक सर त्रियम को अपनी हरी आंखों से देखते हुए अदिति से बोले, वेल मिस भाटिया, आप काफी देर से बाहर आई नहीं थी तो मुझे लगा कि कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, बस इसीलिए मैं इधर आपको देखने आ गया। फिर विनायक सर अदिति के पास जाकर उसकी कमर में हाथ डालते हुए अदिति की आंखों में देखते हुए बोले, अगर आपका हो गया हो तो क्या हम चले? काफी वक्त हो चुका है, यहाँ आइए। अदिति अचानक विनायक सर के उसकी कमर पर होंठ रखने से सिहर उठी। उसको काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, मगर फिर भी त्रियम को जलाने के लिए अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए विनायक सर को प्यार से देखते हुए बोली, यस बेबी, लेट्स गो होम। जब त्रियम ने विनायक सर को अदिति की कमर पर होंठ रखते हुए देखा तो उसके हाथों की मुट्ठियां गुस्से से बंद हो गई और जब अदिति ने उसके छूने का विरोध नहीं किया तो त्रियम का गुस्सा काफी हद तक बढ़ गया और त्रियम ने एक नज़र उन लवी डवी कपल को देखा जो कि कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहे थे और फिर एक नज़र अदिति को वार्निंग भरे लुक से घूरा, मानो कह रहा हो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और फिर त्रियम गुस्से से वहां से निकल गया। त्रियम के जाते ही अदिति ने अपनी कमर से विनायक सर का होंठ हटाया और फिर उनसे 2 कदम दूर हो गई। पता नहीं क्यों विनायक सर को अदिति का उनसे यूं इस कदर दूर जाना अच्छा नहीं लगा, मगर उन्होंने ना ही अदिति से त्रियम के बारे में कुछ पूछा और ना ही अदिति के उनसे दूर जाने की वजह। तभी अदिति विनायक सर से सीधे और सपाट लहजे में बोली, देखिए सर, पहली बात मैं आपसे एंगेजमेंट सिर्फ अपने पापा की वजह से कर रही हूँ, तो आप इसका कोई दूसरा मतलब मत निकालना। और दूसरी बात ये कि आपने अभी जिस आदमी को देखा वो मेरा क्रश है, मेरा प्यार है और हम दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन हमारे बीच में आपकी बहन आ गई और इसी वजह से मुझे उससे दूर रहना पड़ रहा है। अदिति की बात सुनकर विनायक सर अदिति को एक कोल्ड लुक देते हुए बोले, देखिए मिस भाटिया, आप मेरी मंगेतर बनने वाली हैं और मुझे नहीं लगता कि अपनी ही मंगेतर को छूने के लिए मुझे किसी की कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत है। और रही बात मेरी बहन के बीच में आने की, तो शायद आपका प्यार सच्चा नहीं था, वरना मर्द अगर किसी औरत से सच्चा प्यार करे तो वो तवायफ के लिए भी सारी दुनिया से लड़ जाता है। बाकी मुझे आपके पास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अब से आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों हूँ। मुझे पता है मेरी बातें आपके सिर से गुजर गई हैं, इसलिए प्लीज़ आप अपने इस छोटे से दिमाग के खाली डिब्बे में प्रेशर मत डालें, वरना आपका प्रेजेंट शायद आप ही पर भारी पड़ सकता है।
मैं पार्किंग में आपका इंतजार कर रहा हूँ, तो प्लीज़ जल्दी आइएगा, क्योंकि आपको तो पढ़ाई करनी नहीं है, लेकिन मुझे दूसरे बच्चों को ट्यूशन जरूर देना है। इतना कहकर विनायक सर वहाँ से चले गए। लेकिन अदिति को विनायक सर की इतनी गहरी बातें उसके दिमाग से बाउंस हो गई, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। फिर अदिति अपने दिमाग पर ज्यादा प्रेशर न डालते हुए वो भी विनायक सर के पीछे पीछे चली गई। हालांकि अदिति को इतना जरूर समझ में आ गया था कि लास्ट में विनायक सर ने उसकी बेइज्जती जरूर की है। कुछ ही देर में दोनों कार में बैठे थे। कार में बिल्कुल भी साइलेंट नहीं था। इतनी देर में अदिति ने विनायक सर को अपने पूरे खानदान का इतिहास बता डाला था। तो वहीं विनायक सर अदिति की बातों से इतना ज्यादा इरिटेट हो चुके थे कि उनके माथे से बहुत सारा पसीना आने लगा, मानो जैसे कोई बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम कर रहे हों। जब अदिति की नज़र विनायक सर के माथे पर गई तो वो बोली, अरे सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? विनायक सर मन में, ये लड़की इतना बोलती क्यों है, थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? जब मैं इसे 30 मिनट नहीं झेल पाया तो पूरी जिंदगी। हे भगवान, मुझे इस चलती फिरती मुसीबत के साथ शादी नहीं करनी, और तो और इसकी और मेरी एज में कम से कम 10 साल का अंतर तो होगा ही। उफ मॉम, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। विनायक सर एक बहुत ही सुलझे और मेच्योर किस्म के इंसान थे। वे लड़कियों की रिस्पेक्ट करने वाले इंसान थे। उनको कम बोलने वाली मेच्योर और वेल एजुकेटेड लड़कियां पसंद थी, और वो खुद भी एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते थे जिसका पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट हो और घरेलू हो। लेकिन बदकिस्मती से अदिति उनके पल्ले बांध दी गई, जो कि उनके नेचर के बिल्कुल उलट थी। तभी विनायक सर को एहसास हुआ कि कोई उनका पसीना पोंछ रहा है। दरअसल विनायक सर को गाड़ी चलाते देख अदिति ने खुद ही आगे बढ़कर विनायक सर का पसीना पोंछने लगी। इस वक्त अदिति विनायक सर के इतने पास थी कि उसकी सांसें उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे विनायक सर का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। विनायक सर की जिंदगी में शायद पहली बार कोई लड़की उनके इतने करीब आई थी। अचानक से विनायक सर पलटे तो अदिति के होंठ विनायक सर के होंठों से जा मिले। विनायक सर के अचानक घूमने से उनके होंठ अदिति के होंठों को छू गए, जिससे उनकी आंखें बाहर आने को उतावली हो गईं। तो वहीं अदिति भी अपनी जगह जम सी गई। अचानक हुई इस किस्से विनायक सर का पसीना इतनी तेज निकलने लगा कि मानो जैसे उनके सिर पर किसी ने पानी डाल दिया हो। ये शायद विनायक सर की जिंदगी की पहली किस थी। विनायक सर को तो जैसे सदमा ही लग गया। स्टोरी विल बी कंटिन्यूड। चैप्टर 59 त्रियम का अदिति पर बेपनाह गुस्सा। विनायक सर के अचानक मुड़ने से अदिति के होंठ विनायक सर के होंठों से जा मिले। दोनों ही अपनी अपनी जगह जम से गए। फिर अदिति झट से विनायक सर से अलग हुई और इधर उधर देखने लगी। विनायक सर भी अब असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन कोई और भी था जो इन दोनों को अपनी लाल आंखों से घूरे जा रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि त्रियम ही था, जो इन दोनों का पीछा कर रहा था। लेकिन जब त्रियम ने इन दोनों को किस करते हुए देखा तो उसके गुस्से की कोई सीमा ही नहीं रही। उसके होंठ गुस्से से अपने मोबाइल पर कसते चले गए। लगातार हो रहे इस दबाव से मोबाइल की स्क्रीन चकनाचूर हो गई। फिर त्रियम ने नाग को अपनी गहरी लाल आंखों से गुस्से से कहा, गाड़ी से बाहर निकलो। नाग हैरानी से त्रियम की तरफ देखते हुए बोला, जी बॉस। त्रियम इस बार गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, गेट आउट। नाग त्रियम को इतने गुस्से में देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया। उसने अपने बॉस को इतने गुस्से में पहली बार देखा था, इसलिए उसने त्रियम से ज्यादा बहस न करते हुए चुपचाप गाड़ी से उतर जाना ही सही समझा। नाग के बाहर उतरते ही त्रियम खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गया और बहुत ही तेजी से गाड़ी चलाते हुए सिग्नल तोड़ते हुए निकल गया। त्रियम की गाड़ी दुनिया की सबसे अनोखी गाड़ियों में से एक थी, जो कि सिर्फ एक ही बनाई गई थी, और त्रियम का हुक्म तो पूरी मुंबई में चलता था, इसलिए किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। इस वक्त त्रियम को अपने आप पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने वक्त रहते अदिति के प्यार को नहीं समझा। त्रियम को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि उसके होंठ और गले की नसें इतनी टाइट हो गई थी कि बाहर से ही दिखाई पड़ रही थी, और त्रियम के हाथों की पकड़ स्टीयरिंग पर बहुत ही ज्यादा टाइट थी।
त्रियम को गाड़ी के अंदर इतनी घुटन हो रही थी कि उसे फुलस बड़ी ही में भी पसीना आ रहा था। इस वक्त त्रियम बिजनेस लुक में था, इसलिए त्रियम ने गुस्से से अपने ब्लेजर को उतारकर कार के पीछे फेंक दिया और खुद टाई की नॉट को ढीला करने लगा। लेकिन इन सब से भी त्रियम को कोई असर नहीं मिल रहा था, ना ही उसके दिल को सुकून मिल रहा था। इसलिए त्रियम ने अपनी वाइट शर्ट के ऊपरी के 3 बटन खोल दिए और अपने हाथों की आस्तीनों को मोड़ते हुए अपनी बांह पर चढ़ा दिया। इधर अदिति अजीब सी कश्मश में थी कि वह खुद ही समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब विनायक सर ने अदिति की तरफ देखा तो उससे पूछते हुए बोले, आर यू ओके मिस भाटिया? अदिति चौंक कर बोली, जी। विनायक सर ने अदिति को जब इतना चौंकते हुए देखा तो पता नहीं क्यों उन्हें अच्छा नहीं लगा। वे शायद अदिति की परेशानी की वजह समझ गए थे, इसलिए वे अदिति के मन को हल्का करते हुए अदिति के हाथों पर अपने हाथ रखकर उसको हल्का सा थपथपाते हुए सामने देखकर गाड़ी चलाते हुए बोले, देखिए मिस भाटिया, इट्स ओके। अभी हमारे बीच जो हुआ वो बस एक्सीडेंटली हुआ, तो इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए मिस भाटिया, जो हुआ वो बस अचानक हुआ। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे प्यार नहीं करता बल्कि मैं किसी और को चाहता हूँ। तो मेरी तरफ से आप बेफिक्र रहिए, मैं इसको रोकने की कोशिश करता हूँ। अदिति का दिल इस वक्त भारीपन महसूस कर रहा था, लेकिन विनायक सर की बात सुनकर अदिति को थोड़ा अच्छा लगा। फिर भी अदिति कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए विनायक सर की तरफ बिना देखे हुए बोली, प्लीज मुझे यहीं सी साइड ड्रॉप कर दीजिएगा। विनायक अदिति से एक बार कंफर्म करते हुए बोले, आर यू श्योर? अदिति हाँ में अपना सिर हिलाते हुए, जी। कुछ ही देर में विनायक सर ने अदिति को सी साइड ड्रॉप कर दिया। अदिति जब भी परेशान होती या फिर उसे सुकून की जरूरत होती तो वो लहरों के शोर को सुनना पसंद करती थी, इसलिए अदिति भी आज अपने अंदर चल रही उधेड़पन को कम करने आई थी। अदिति अपने होठों को इस तरह रगड़ रही थी कि मानो उसने अभी अभी किसी गोबर को किस किया हो। अदिति अपने होठों घिसकर थूकते हुए, आह थू है या उक थू है। जब अदिति बीच पर पहुंची तो आज उसे अपनी जगह किसी और लड़के को बैठे देखा तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। अदिति को हमेशा शांत जगह पसंद थी और इस जगह की खासियत ये थी कि ये सबसे खतरनाक जगह थी। कई बार समुद्र की लहरें इतनी तेज उठती थीं कि कभी कभी वो पत्थरों के ऊपर तक आ जाती थी, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं आता था सिवाय अदिति। लेकिन अपनी पसंदीदा जगह पर किसी लड़के को बैठे देखा तो अदिति का माथा ठनक गया और वो गुस्से से उस तरफ बढ़ गई जिधर वह लड़का बैठा हुआ था। जैसे जैसे अदिति उस लड़के के करीब बढ़ रही थी उसके दिल की धड़कन पता नहीं क्यों बस बढ़ती ही जा रही थी। जब अदिति उस लड़के के पास पहुंची तो अदिति बिल्कुल सन्नासी रह गई, क्योंकि उस जगह कोई और नहीं बल्कि त्रियम ही बैठा था। इस वक्त त्रियम के शर्ट की सिर्फ बीच की बटन बंद थी और बाकी सब खुली, जिससे त्रियम के सीने पर बना नीले रंग का टैटू उसकी बॉडी को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था और त्रियम के लंबे बाल हवा से पूरी तरह से उसके माथे पर बिखरे हुए थे। त्रियम की फोल्ड आस्तीनों में त्रियम के हथौड़े जैसे होंठ उसे किसी हैंडसम ग्रीक गॉड का लुक दे रहे थे। तभी अदिति को अचानक से खांसी आने लगी, क्योंकि किसी चीज के सुलगने का धुआं अदिति की नाक में दम कर रहा था, जिससे अदिति को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। जब अदिति ने धुएं वाली साइड में देखा तो पाया कि त्रियम के राइट साइड वाले होंठ में एक बियर की बोतल थी जिसका ढक्कन खुला हुआ था और बोतल आधी खाली थी। तो वहीं त्रियम के दूसरे होंठ में सिगरेट थी जिसको बार बार त्रियम अपने होंठों से लगाकर पीते हुए समुद्र में उठती लहरों को पीछे से आगे आकर वापस पीछे लौटते हुए देख रहा था। और त्रियम के पास इस वक्त करीब 5-6 सिगरेट आधी जली हुई पड़ी थी और उसके पास ही त्रियम की गन पड़ी हुई थी। ये देखकर अदिति की आंखें सिकुड़ गई और वो फिर से त्रियम की तरफ बढ़ गई। किसी लड़की के खांसने और उसके कदमों की आहट को सुनकर त्रियम बिना पीछे मुड़े हुए उसी तरह सिगरेट का कश भरकर हवा में उड़ाते हुए बोला, अगर तुम अपनी मौत नहीं चाहती तो जहां हो वहीं से वापस मुड़ जाओ। त्रियम की वार्निंग भरी आवाज सुनकर अदिति फिर भी नहीं रुकी और अपने कदम आगे की तरफ भरती रही।
जब उस लड़की के कदमों की आहट उसके मना करने के बावजूद भी उसकी तरफ आती हुई महसूस हुई तो त्रियम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और वो बिना वक्त गवाए अपने पीछे आ रही लड़की की तरफ तुरंत अपनी गन को तानते हुए बिना पीछे मुड़े ही बोला, बहरी हो, सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने कहा वापस जाओ। अदिति त्रियम को अपनी तरफ गन तानते हुए देख आगे बढ़ते हुए बोली, तो चला दो ना, रोका किसने है? वैसे भी डरते वो लोग हैं जिन्हें जीने का लालच होता है और मैं लालची नहीं हूँ। एक जानी पहचानी आवाज सुनकर त्रियम जो सिगरेट का कश भरने के लिए अपने हाथों को होठों की तरफ ले जा रहा था वो बीच में ही रुक गए। फिर त्रियम गन फिर से अपनी पहले वाली जगह पर रखते हुए बिना अदिति की तरफ देखे गुस्से से बोला, क्यों आई हो यहाँ? चली जाओ यहाँ से। अदिति अपनी भौं चढ़ाते हुए बोली, क्यों मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? उद्धरण चिन्ह। अदिति की बात सुनकर त्रियम कुछ नहीं बोला और चुपचाप सिगरेट पीने लगा। तब तक अदिति त्रियम के बगल में बैठ चुकी थी और जब उसने खुद को एक सिगरेट के लिए इग्नोर होते हुए देखा तो उसे गुस्सा आ गया और उसने त्रियम के हाथों से सिगरेट खींचकर समुद्र में फेंक दी और फिर त्रियम को गुस्से से घूरकर उससे पूछते हुए बोली, तुम्हारी इस हालत की वजह? अदिति का सवाल और उसकी सिगरेट को फेंक देने की हरकत से त्रियम को गुस्सा आ गया और वो अदिति की तरफ मुड़ते हुए अदिति के बालों को अपने हाथों से खींचते हुए बोला, अगर मैं कहूँ कि तुम हो तो? त्रियम के इस तरह के बर्ताव से भी अदिति को जरा भी खौफ नहीं आया और वो बस त्रियम की लाल आंखों में देखने लगी जहां उसके लिए बहुत सारा गुस्सा और दर्द नजर आ रहा। ये देखकर अदिति त्रियम की तरफ उसकी गन को बढ़ाते हुए बोली, अगर ऐसा है तो ये लो और इसी वक्त मार दो मुझे। अदिति के इस तरह के बर्ताव से त्रियम का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया मगर पूरी तरह से नहीं। अभी भी त्रियम की आंखों में वो पल घूम रहे थे जब अदिति के होठों ने विनायक सर के होठों को छुआ था। ये सोचते ही त्रियम को फिर से गुस्सा आ गया और उसने तुरंत ही अदिति की तरफ देखते हुए उसके माथे पर बंदूक तान दी। त्रियम की इस हरकत से अब भी अदिति की आंखों में कोई खौफ नहीं आया। वो बस त्रियम की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए बोली, एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है तो मैं अपने प्यार के हाथों ही मरना पसंद करूंगी। इतना कहकर अदिति ने खुद त्रियम के हाथों पर अपने हाथ रख दिए और अपनी आंखें बंद करके त्रियम की उंगलियों को ट्रिगर की तरफ प्रेस करने लगी। अदिति की इस हरकत को देखकर त्रियम ने तुरंत ही अदिति के माथे से गन हटा ली और फिर उसने एक तेज चीख की आवाज के साथ अपने हाथ में पकड़ी बियर की बोतल को समुद्र में फेंक दिया और खुद अदिति की बांह को जोर से पकड़ते हुए चीखते चिल्लाते हुए बोला, झूठ झूठ बोल रही हो तुम मुझसे प्यार करती तो उसके इतना करीब। त्रियम ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी क्योंकि उससे आगे बोला ही नहीं जा रहा था और फिर खुद अदिति को एक झटके में अपने से दूर कर दिया और वापस जाने के लिए मुड़ गया। त्रियम को इतने गुस्से में देखकर अदिति को इतना तो समझ में आ गया कि जरूर कोई बड़ी वजह है जिसके लिए त्रियम इतना ज्यादा बौखलाया हुआ है। जब अदिति ने त्रियम को वापस जाते हुए देखा तो वो तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई त्रियम के पीछे दौड़ पड़ी। लेकिन तभी अदिति की दर्द भरी आवाज आई। जब त्रियम के कानों में अदिति की दर्द भरी आवाज पड़ी तो वो तुरंत ही रुक गया और पीछे मुड़कर अदिति को देखने लगा जो कि पत्थरों पर फिसलन की वजह से फिसलकर गिर पड़ी थी। ये देखकर त्रियम जल्दी से अदिति के पास आया और उसको उठाने लगा, मगर खड़े होने के बाद भी अदिति खुद को संभाल नहीं पाई और बैलेंस बिगड़ने की वजह से दोबारा गिर पड़ी। लेकिन इस बार त्रियम भी अदिति को संभालने के चक्कर में खुद भी गिर पड़ा था। इस वक्त त्रियम अदिति के नीचे था और अदिति त्रियम के ऊपर। दोनों का ही दिल बेतहाशा धड़क रहा था। अदिति लगातार त्रियम की लाल आंखों में देख रही थी तो वहीं त्रियम अदिति के होठों को घूर रहा था जिन पर विनायक सर के होठों की छुअन थी। पता नहीं क्यों इस बार अदिति खुद भी त्रियम को इस तरह देखकर परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा भी क्या कर दिया कि त्रियम उससे इतना नाराज हो गया। लेकिन अदिति ये नहीं जानती थी कि त्रियम ने अदिति को विनायक सर को किस करते हुए देख लिया था। स्टोरी विल बी कंटिन्यूड।